जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन का जो टेबल हमने पढ़ा था उसके अंदर जितने भी टर्म्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। याद है? हम लोगों ने मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सही है। अब उसके बाद देखो, जो तुम्हारा ये असली चैप्टर स्टार्ट होगा ना, वो होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। लेकिन फिर भी उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। आज हम वो डिस्कस करके कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, ताकि नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर सके। और एक बात, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से बहुत सारी चीजें, बल्कि मोस्टली सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग को फिजिक्स के चैप्टर 1 में पढ़ना है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है? तो फिजिक्स की भी वीडियोस में अपलोड करता रहूंगा, तो वहां पर हम वो चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेम चीज दो बार पढ़ के हम अपना टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है। सबको समझ में आ गया? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ फिर से बेसिक चीजें, जैसे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर? 2। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो प्रॉपर्टीज भी दो टाइप की होती हैं। जो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं, प्रॉपर्टीज वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है आज कि व्हाट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखो, डेफिनेशन तो इसकी जो भी होती होगी वो हम यहाँ पे उठा के लिख ही देंगे, पर पहले आप लोग मेरी बात को सुनो और समझो। बुक बंद कर दो, बुक की जरूरत नहीं है। कर दो बंद, कर दो बंद। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अगर मैं किसी चीज में उसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर रहा हूं या नाप रहा हूं, और ऐसा करने पर उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है और ना ही कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, तो हम उसको फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब और आसान भाषा में समझाऊं, जैसे मान लो एक बच्चा है, इस दुनिया में नया नया है, छोटे बच्चे देखे हैं, और अगर मैं उसको ये पेन दे दूं तो वो बच्चा क्या करेगा? जरा सोचो। वो इसको पटकेगा, बजाएगा, आवाज सुन रहा है, देखेगा, हर तरफ से ऐसे ऐसे करेगा, इसको चाटेगा भी, इसका टेस्ट भी देखेगा, इसको कान में भी डालेगा, इसको सर पे भी मारेगा, और इसकी स्मेल भी देखेगा, खुशबू कैसी आ रही है। तो बाहर से जो भी चीजें तुम्हें इसके बारे में नजर आ रही हैं, दिख रही हैं, जो भी तुम देख पहचान सकते हो, वो सारी चीजें वो बच्चा क्या चाहता है? वो इस दुनिया को समझना ही तो चाहता है। अब कुछ चीजें तो स्कूल में जाके सीखेगा, वरना बचपन में वो इन चीजों को कैसे समझेगा, कैसे सीखेगा? ऐसे ही तो सीखेगा, देखेगा, पटकेगा, सुनेगा, है ना? तो वो सारी चीजें जो वो देख रहा है बाहर से, हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ समझ में आया? अब हम तो ऐसा करेंगे नहीं, हम तो बड़े हैं, तो हम इसकी लेंथ नापेंगे, हम इसका मास वजन नापेंगे, हम इसका कलर देखेंगे। तो ये सब चेक करते टाइम इसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया? और है नहीं आया ना? और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया? केमिकल तो आ ही नहीं सकता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मुझे बताओ, समझ में आया कि नहीं? आ गया तो उठा के लिख देते हैं। बताओ बच्चों, क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? Those properties, बोलो, that can be, those properties which can be measured or observed without changing the physical properties, without changing the identity, without changing the physical property नहीं आएगा बच्चों। जिसकी भी डेफिनेशन लिखते हैं उसके अंदर वो टर्म नहीं आता, पता है ना? without changing the identity or composition of that substance। समझ में आ गया? जो मैंने एक्सप्लेन किया था समझ में आ गया? चलो फिर जल्दी से एग्जांपल भी बता दो। जैसे मान लो लेंथ, मास,
कलर, डेंसिटी, और बताओ वॉल्यूम, और बताओ टेस्ट, स्मेल। आई होप समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिर व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर 2, केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ जी, देखो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। जब हम लेंथ मेजर कर रहे हैं सपोज, या मास मेजर कर रहे हैं, कोई नया सब्सटेंस बनता है? नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें नया सब्सटेंस बन सकता है, बनने की संभावना है। हम जानना चाहते हैं कि ये सब्सटेंस किसी दूसरे केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, या किसी दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और फिर क्या होता है, तो नया सब्सटेंस बन सकता है। और हो सकता है जब ये उसके साथ रिएक्ट करे तो कोई नया सब्सटेंस बन जाए, तो इसकी खुद की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी। इसकी खुद की आइडेंटिटी लूज नहीं हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? और ऐसी चीज को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो एक बच्चा है और वो बच्चा, अब हम बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं और बच्चे को हमने डाल दिया स्कूल में, और स्कूल में जाके पता चला कि ये बच्चा गुस्से वाला है, या शेयरिंग वाला है, चीजें शेयर कर देता है, या किसी से गुस्सा करता है, नफरत करता है, या उसका क्या बिहेवियर है, वो तो तब पता चलेगा जब वो अपने ही जैसे बच्चों के साथ बैठेगा। मतलब थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? तो वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कागज को हमने जलाया तो पूरा बर्न होकर ऐश बन गया, तो न्यू सब्सटेंस बन गया। समझ में आ गया? तो व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? दोज प्रॉपर्टीज which can change the chemical composition or identity or even the identity of the substance, जिससे सब्सटेंस की खुद की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी या फिर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं, और वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन, या सीधा सीधा ये बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आया? एग्जांपल के तौर पे जल्दी बताओ। एसिडिटी, बेसिसिटी, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया, बेस के साथ करा दिया, बर्न कर दिया, बर्न को कंबशन भी कह सकते हो, तो एयर के साथ रिएक्ट हो गया, एक्सेट्रा। समझ गए ना? सबको समझ में आ गया? भाई अगर मान लो मैं मेटल को एसिड में डाल दूंगा तो रिएक्ट होकर न्यू सब्सटेंस बनेगा, मेटल तो गया, फिर उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, तो केमिकल चेंज ही तो है। हम उसके बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। तो अलग अलग चीजों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, इससे आगे का जो भी काम है ना, आज की क्लास का जो भी काम है, वो सारा हम लोगों को फिजिक्स में चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ना है। वो वीडियो भी अपलोड होगी, तो इसलिए दोनों को ध्यान से देखते रहना, ठीक है? तो हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज या प्रॉपर्टीज ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज ए फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चों। सुनो, दुनिया की हर वो क्वांटिटी जो हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? अब तुम लोगों सर नापना क्या होता है? व्हाट इज मेजरमेंट? किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना इज कॉल्ड मेजरमेंट। उसके बारे में भी मैं लिख दूंगा, पर अभी फिलहाल ये समझ लो, दुनिया की हर वो चीज जिसको हम नाप सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या लेंथ नाप सकते हो? फिजिकल क्वांटिटी है। मास नाप सकते हो? वॉल्यूम, डेंसिटी। समझ गए ना?
दुनिया की हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सकता है। समय, टाइम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं वो क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, हम अपने इमोशन को मेजर कर सकते हैं। मैं दुखी हूं और एक और इंसान दुखी है, अब करो मेजर, नहीं कर सकते ना। तो वही है, तो जो चीजें मेजर नहीं कर सकते उनको साइड अगर कर दिया जाए तो वो सारी क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं, यानी ऑल दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी measured are called physical quantities। अब मुझे जल्दी बताओ फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर एग्जांपल क्या क्या आएगा? मास, एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और बताओ। हाँ बहुत सारे, वेलोसिटी, भाई नाप तो सकते हैं ना, वेट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। समझ गए? अब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। मुझे लगता है ये तुम्हें शायद पहले से पता होगा, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब मुझे ये बताओ बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटी दुनिया की वो सारी क्वांटिटी होती हैं जिनको मेजर करने के लिए या सॉरी एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है? मैग्नीट्यूड की। मेरी बात समझ में आई? जैसे तुम लोगों ने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज दैट डू नॉट हैव या हैव डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब तुम ये बोलते हो कि जिस पर डायरेक्शन नहीं है, तो वो कोई इंसान थोड़ी ना है जो उसके पास नहीं है। ये बोलना सही नहीं है। आप ये बोलोगे वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इनफ है, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? मैं यहां पूरा नहीं लिखने वाला, लिख लेना ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज that do not require direction to express them completely are called scalar quantities। मतलब magnitude is enough to express them completely। तो मुझे एग्जांपल बता दो यार जल्दी से, यहीं से देख के बता दो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। सबको समझ में आ गया? इनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप जबरदस्ती डायरेक्शन लगाओगे तो कोई आपको बेवकूफ समझेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मास। मैंने बोला भैया मुझे आलू खरीदने हैं, मुझे 5 किलो आलू दे दो। तो 5 किलो 5 kg इज इनफ टू एक्सप्रेस द मास कंप्लीटली। अगर मैं उसको ये बोलूंगा भैया मुझे 5 किलो आलू दे दो ईस्ट में, इसका कोई मतलब है? ईस्ट में 5 किलो का मतलब क्या है? तो फालतू में डायरेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? समझ में आ गया होगा। ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम कंप्लीटली आर कॉल्ड। इसमें आपको डायरेक्शन बतानी ही पड़ेगी। अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताई तो वो अधूरा माना जाएगा। और एग्जांपल लेता हूं, बताओ बच्चों, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो, इमेजिन करो बच्चों, एक टेबल रखी हुई है और मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन का। अब मुझे ये बताओ वो टेबल जाएगी कहां पे?
नहीं डायरेक्शन नहीं बताई ना मैंने आपको, मैंने बस इतना बताया 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ या 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ व्हाटएवर, पर मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा। अब आप मुझे ये बताओ टेबल कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी, ऊपर जाएगी, नहीं पता ना। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें डायरेक्शन नहीं बताई। सबको समझ में आ गया? यानी ये वो क्वांटिटीज है जिनमें अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताई तो वो अधूरा माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? यानी कि इसमें डायरेक्शन भी चाहिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ओनली। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, देखो जैसे मान लो सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको एक्सप्रेस ऐसे किया जाता है। उसमें एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, न्यूमेरिकल पार्ट, और एक उसकी होती है यूनिट। अब कुछ भी यूनिट हो सकती है, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैं मास की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं 10 kg। तो व्हाट इज 10? 10 इज न्यूमेरिकल पार्ट एंड यूनिट इज kg। इन दोनों को मिलाकर बनेगा कंप्लीट मैग्नीट्यूड। इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? कंप्लीट मैग्नीट्यूड। अभी भी इसमें डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैंने इसमें क्या लिया है? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, ठीक है। हालांकि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए, पर डायरेक्शन का क्या है कि कभी कभी चाहिए और कभी कभी नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन ये दोनों तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी हम इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। इतना तो चाहिए ही चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड तो दोनों में कॉमन है ना। इतनी बात समझ में आ गई? सबको क्लियर है? ठीक है। अब यूनिट्स की बात करते हैं। व्हाट इज यूनिट? देखो न्यूमेरिकल पार्ट तो समझ में आ गया होगा, अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट्स की। तो यूनिट्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। यूनिट्स भी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, इनके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो यूनिट्स किसी और पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ गया? यानी ये बेस क्वांटिटीज है, इनको बेस यूनिट भी बोला जाता है। बेस यूनिट्स, दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग एनसीईआरटी उठा के देखोगे, अगर एक सेकंड एक बुक देना जरा। देखो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ये वाला मिला, ये टेबल दिया हुआ है, और शॉर्ट में ये टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा नीचे, ये वाला चैप्टर 1 एनसीईआरटी पेज नंबर 7। आप इसमें देख सकते हो कि 7 बेस क्वांटिटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये बेस क्वांटिटी है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा ना तो अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं लेंथ की, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट एंड लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, ये वो चीजें हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती। तो लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? L से, मास को स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t, टेम्परेचर कैपिटल T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, करंट को कैपिटल I, इंटेंसिटी को CD। नहीं, CD जो उसकी यूनिट है ना, कैंडल, डिनोट किससे करते हैं? नहीं, एक बार चेक करके देखना, डिनोट किससे करते हैं? अच्छा, IV, हाँ ठीक है, IV
V, ठीक है। और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल, इसको भी डिनोट किससे करते हैं? N से। समझ में आ गया? और इनकी ऐसा यूनिट क्या है वो भी बता दो। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम सेकेंड्स, या सिर्फ सेकंड लिख दो अभी फिलहाल, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन में डिग्री तो नहीं आता, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिग्री आता है, केल्विन में नहीं आता। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, करंट एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सॉरी लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अब मेरी एक बात सुन लो बच्चों ध्यान से, ये बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी है? तो ये कौन याद करेगा? क्या ये कर सकते हैं? हाँ, अगर ये साथ ही है और ये फिक्स है तो इसका मतलब हमें याद करना ही पड़ेगा। और डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरों पर डिपेंड करती हैं, एक्चुअली वो इन्हीं पे डिपेंड करती हैं और आपस में भी एक दूसरे पर करती हैं। अभी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर पहले सबसे पहले ये 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज आप याद कर लो। बोलो मेरे साथ, लेंथ, आवाज ही नहीं आ रही, बोलो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। याद हो गया? किससे डिनोट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट क्या है ये याद कर लो, भूल के भी जाओ, क्योंकि ये तुमको यहाँ भी पढ़ना है और इवन फिजिक्स में भी पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। तो यहाँ पर एक छोटी सी ना लाइन डाल देता हूँ, क्योंकि मैं भी मिटाना नहीं चाहता। बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है डिराइव्ड यूनिट्स कि ये कहीं और से डिराइव्ड है, मतलब कि डिराइव्ड यूनिट्स दोज यूनिट्स which depends on fundamental और बेस यूनिट्स। यानी ये किस पर डिपेंड करते हैं? फंडामेंटल, यानी कि डिराइव्ड यूनिट इसी पर डिपेंड करते हैं। समझ गए? चेक करें। जैसे बच्चों मान लो मुझे फाइंड करना है एरिया, तो एरिया के लिए क्या करोगे? L into B। बोलो हाँ। तो L मतलब लेंथ और B भी तो एक तरीके की लेंथ ही है। मतलब इस बोर्ड का अगर मैं एरिया निकालूं तो मान लो ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ भी तो एक लंबाई ही है। तो क्या ये इसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेंथ पर? जल्दी बोलो हाँ। समझ में आ रहा है? अच्छा, वॉल्यूम का बता दो जल्दी से। लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। पर ब्रेथ और हाइट भी तो, जैसे कमरे का वॉल्यूम क्या है? लेंथ, ब्रेथ और सॉरी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो तीनों लेंथ की तो है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बोलूं बच्चों डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों मास के लिए ऊपर m आ जाएगा, वॉल्यूम के लिए L इंटू L इंटू L। क्या ये सभी इस बेस क्वांटिटी के अंदर नहीं आ रहे? अगर मैं कहूं वेलोसिटी, तो आप बोलोगे डिस्टेंस या स्पीड बोल सकते हो, तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये दोनों ही इसके अंदर आ रहे हैं। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल दो। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर मास तो यहाँ पे आ रहा है बट एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हम इसको फिजिक्स में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बच्चों वेलोसिटी की जगह क्या मैं अगेन लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक और टाइम, ये वाला टाइम। तो चेक करो, मास बेस क्वांटिटी में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ इसके अंदर आ रहा है, और टाइम दोनों इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, जबकि बेस क्वांटिटीज किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। तो आई होप समझ में आ गया होगा डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये जितनी भी बेस क्वांटिटीज हैं 7, इनके बारे में हमें और डिटेल में पढ़ना है। मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखो
जैसे मान के चलते हैं मास की यूनिट है 1 kg। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, मास की यूनिट क्या है 1 kg, किलोग्राम। पर सवाल ये है कि 1 kg आया कहां से? किसने बोला कि इतना वजन 1 kg है? तो मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। और दूसरी बात ये किसी पे डिपेंड भी नहीं करता। तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि सर एक कोई चीज है उसको क्वांटाइज कर दिया, इतना जोड़ा करके 1 kg बन गया, ऐसा भी नहीं है। ये खुद ही किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो भाई 1 kg आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि इतना वजन 1 kg है? तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि वजन नापने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं वजन नापने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। और मैं मान लो कहीं, या फिर कोई राजा है, अपने राज्य में राज करता है, और वहाँ वजन नापने का कोई सही से सिस्टम है नहीं। और राजा एक दिन जा रहा था ऐसे ही रथ पे बैठ के घूमने, उसको एक बहुत चमकीला पत्थर दिखा। उसने वो पत्थर उठाया और बोला ये बहुत अच्छा सुंदर पत्थर है, आज से इसका नाम है कुछ भी नाम दे दो, तुम्हारा नाम अविरल है ना, तो पत्थर का नाम मैंने रख दिया 1 अविरल। इस पत्थर का जो भी वजन है, जितना भी वजन है व्हाटएवर, क्योंकि मेरी पसंद है, उस राजा की पसंद है, उसको बहुत महत्व दिया जाएगा। उसका वजन जो भी है उसको नाम कितना दे दिया 1 अविरल। तो मास की यूनिट क्या बन गई आज से 1 अविरल। तो आपको इसे डबल चावल खरीदना है तो कितना बोलोगे, मुझे 2 अविरल चावल चाहिए, या मुझे 1 अविरल आलू चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही दुनिया के सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्लैटिनम इरिडियम का अलॉय बनाया, और उसका जो भी व्हाटएवर बी द वेट, उसका जो वजन है वो 1 kg है, और उसको उठा के रॉयल ऑब्जर्वेटरी में लैब में संभाल के रख दिया, और उसको हमने नाम दे दिया 1 kg। मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो उसको डिफाइन किया गया होगा पक्का। तो इन सभी बेस यूनिट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, और आप इसको इस टेबल में देख सकते हो। ये वाला टेबल दिख रहा है, इसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सारी 7 बेस क्वांटिटी है। पेज नंबर 8 है एनसीईआरटी का, ये रहा, इसमें दिया हुआ है। अब हम ये अभी नहीं पढ़ने वाले, मैंने तुम्हें जो एक एग्जांपल दिया है ना, आई थिंक दैट्स इनफ। और ये हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जब भी हम फिजिक्स उठाएंगे तब हम ये सारी डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे डिटेल में। हालांकि एग्जाम वगैरह में ये पूछा नहीं जाता है, मैंने आज तक कभी सीबीएसई में नहीं देखा, बट एंट्रेंस एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है वो क्या दे दें क्या ना दे दें, तो वहाँ की बात अलग है। सीबीएसई में कोई नहीं पूछता, तो हम इसको फिजिक्स में डील करेंगे। अभी हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कॉमनली हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। तो जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं तो केमिस्ट्री में भी करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मास एंड वेट। मास एंड वेट, तो मुझे लगता है कि इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्यों ना इसका एक डिफरेंस टेबल बना लिया जाए, तो दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास, और यहां पर लिख देते हैं वेट। ठीक है, तो बताओ बच्चों मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को, खासकर जिनके पास साइंस नहीं है, उनको ये लगता है कि मास और वेट, समझ गए ना, मतलब जो थोड़े कम समझदार लोग हैं उनके लिए मास और वेट सेम ही है, बट एक्चुअली टेक्निकल लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे इन दोनों में बहुत फर्क है। तो मास क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द मेटल, हाँ प्रेजेंट इनसाइड द अमाउंट ऑफ, सॉरी मैटर, यार उल्टा बोल दिया मैंने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल दिया। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड अ सब्सटेंस, किसी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज कितनी ठूस ठूस के भरी हुई है। ये प्लास्टिक का पेन है और मैं एक लोहे का पेन ले लेता हूं, सपोज ये लोहे का है, तो किसका वजन ज्यादा होगा? लोहे का, ये ज्यादा भारी होगा। क्यों भाई? इसके अंदर पार्टिकल्स, चाहे वो जो भी हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, वो ठूस ठूस के भरे हुए हैं, टाइटली पैक है, पास पास है, कंजेस्टेड है, तो इसीलिए उसका मास ज्यादा है। समझ में आ गया? व्हाट इज मास? मास इज द
amount of matter present inside a substance. substance पूरा लिख लोगे तो वेट क्या होता है बच्चों? जो ये वेट है वो एक प्रकार का फोर्स है जो अर्थ इस पर लगा रही है नीचे की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थ इस पेन को अपनी तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट, तुमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अर्थ एक सबस्टेंस, मतलब अर्थ एक बहुत बड़ा बॉडी मान लो, मासिव बॉडी, ये पेन भी एक मासिव बॉडी है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जिस फोर्स से ये अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है उतना ही इसका वेट होगा। मान लो अर्थ इसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करने लगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? तो पक्का इसका वेट अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होगा। तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट इज वेट? वेट इज द force exerted by earth। वैसे मुझे यहाँ पे हेवनली बॉडी और प्लैनेट लिखना चाहिए, पर अभी हम लोग इतना डीप में नहीं जा रहे, अर्थ पे ही रहते हैं। एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन अ मासिव ऑब्जेक्ट। समझ गए बच्चों? इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं। तो क्या ये बेस क्वांटिटी है? बोलो हाँ। और ये क्या है बच्चों? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसका कोई फॉर्मूला है? इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। जबकि इसका फॉर्मूला कितना है? हाँ ठीक है, फोर्स ही होता है which is equal to mg। यानी ये किस में डिपेंड कर रहा है? It does not depend on anything। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? मास पे भी और जी पे भी। तो जी अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड ग्रेविटी। ठीक है? अच्छा, क्या मास कभी भी चेंज होता है? किसी भी सब्सटेंस का मास हमेशा फिक्स रहता है, जबकि वेट चेंज होता रहता है प्लैनेट टू प्लैनेट। इवन तुम्हें पता है अर्थ पे भी जी की वैल्यू अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग है, तो अर्थ पे भी जी की वैल्यू सेम नहीं है हर जगह। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट डज नॉट चेंजेस, मास कभी चेंज नहीं होता, जबकि वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या प्लैनेट टू प्लैनेट। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो। और बताओ बच्चों, दोनों को डिफरेंस पता है? इसकी ऐसा यूनिट बता दो जल्दी से। केजी, किलो। और इसकी ऐसा यूनिट क्या हुई? वेट, न्यूटन। पूछो क्यों? फोर्स है, फोर्स है ना, तो फोर्स को तो न्यूटन में नापेंगे ना। और बताओ बच्चों, और कोई डिफरेंस पता है? क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? हाँ, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पूछो क्यों? क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, क्या मास कभी जीरो हो सकता है? किसी ऑब्जेक्ट का मास जीरो? अगर किसी का मास जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर वो है ही नहीं। लेकिन क्या कभी वेट जीरो हो सकता है? हाँ, यानी मास कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, जबकि वेट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सबको समझ में आ गया? कोई पॉइंट अगर बचा है तो जल्दी से बता दो। किसी के दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा है? कोई पॉइंट आ रहा है?
नहीं आ रहा? अगले अगले टॉपिक में चले। एनसीईआरटी दिखाना। अगला टॉपिक क्या है? मास एंड वेट हो गया, वॉल्यूम। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों वॉल्यूम। कोई मुझे बताएगा वॉल्यूम क्या होता है? सर सारा हम ये बता देंगे तो आप क्या पढ़ाओगे? वॉल्यूम का मतलब होता है कोई सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं इस कमरे में खड़ा हूं तो जब मैं इस कमरे में एंटर जब मैंने किया होगा तो कुछ हवा इस कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि मेरा खुद का भी कुछ वॉल्यूम है, मतलब मैं कुछ जगह घेर रहा हूं या नहीं घेर रहा। तो हर सब्सटेंस इस दुनिया का कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वॉल्यूम। हाँ, तो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, हम इसमें क्या लिख देंगे? खाली स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब क्या मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच लिखना चाहिए? बताओ बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, L इंटू बी इंटू एच। कोई बोल देगा कि सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, कोई बोल देगा कि सर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अलग अलग डायमेंशन के ऑब्जेक्ट है तो उनका अलग अलग फॉर्मूला है। समझ गए? हाँ, फिर उसके लिए अगर आप मास अपॉन डेंसिटी बोलोगे तो आपने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया डेंसिटी, पर वो तो हमने अभी चर्चा करी नहीं है। वैसे आपकी बात ठीक है, कैलकुलेशन के पर्पज से अगर मास दिया है और डेंसिटी दी है तो वॉल्यूम आ जाएगा, नो डाउट। ठीक है? तो लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, देखो जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो तुमने देखा होगा कभी मीटर क्यूब, कभी लीटर, कभी डेसीमीटर क्यूब, ये सब दिया रहता है, पता है? तो यूनिट कन्वर्जन में बच्चों को दिक्कत ना आए तो मैं आज तुम्हें एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अगर तुमने ये याद रख लिया तो तुम कभी भी मीटर और लीटर में कंफ्यूज नहीं होगे। ये रट लो और इसको ऐसे भी समझ लो, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ लो ताकि कभी भूलो ना। देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है? इस फिंगर टिप से और यहां तक, इस कंधे तक की लेंथ कितनी है? 1 मीटर। मान लो इतनी ही हाइट है और इतनी ही ब्रेथ है, तो मेरे ख्याल से जमीन से लेकर इतनी ऊंची जितनी इतनी हाइट है और इतनी ही विड्थ और इतनी ही लेंथ वाली टंकी बन जाएगी। क्या उस टंकी में 1000 लीटर पानी आ जाएगा? तुम्हारे घर के छत पे टंकी है 500 लीटर, 1000 लीटर, तो भाई ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। इतनी लेंथ, इतनी ही हाइट और इतना ही ब्रेथ, 1000 लीटर पानी आराम से आ जाएगा। अगर इसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ोगे तो तुम्हें ये फॉर्मूला 2 मिनट में याद हो जाएगा। हो गया? अब बताओ, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। सही है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। चेक करो, 10 पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब आ गया और यहां पर कितना आ गया? 1000 लीटर। ठीक है? तो अगर मैं यहां 1 लीटर लिख दूं, मतलब दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दूं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया? तो ये रटने से काम नहीं चलेगा, इसको ये समझ लो, मेन ये है। और सुनो, तुम्हें पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और हमने अभी देखा कि 1 लीटर में 10 पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर से दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और प्रैक्टिकली तुम सोचो जरा, अगर मैं इतना छोटा सा वॉल्यूम वाला क्यूब बनाऊं, तुमने कभी लूडो खेला है? वो डाइस होता है ना छोटा सा, उतना छोटा डाइस मान लो, उसके अंदर कितना पानी आ जाएगा? 1 ml। ऐसे समझ लो। कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ में आ चुकी है? आ गई? तो ये इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। ऐसे ही इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि 100 kg को हम लोग क्या बोलते हैं? क्विंटल, है ना? 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 kg में कितना वजन होता है? टन, 1 टन। समझ गए?
ऐसे ही और भी चीजें होती हैं, जैसे कि 1 LBS, 1 LBS में 4.3 4.5 3.59 459 ग्राम, हाँ इतना होता है, ठीक है। ऐसे ही 1 ऑन्स, 1 यूनिट है ऑन्स, इसमें होता है 28.35 ग्राम। मुझे लगता है कि तुमको ये तीनों याद होनी चाहिए और ये भी याद होनी चाहिए, समझ गए ना। इतना डेप्थ में कोई ज्यादा नहीं है, बट ये पता होना चाहिए। ऐसे ही वॉल्यूम को समझ में आ गया ना, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हारे कौन कौन से थे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये याद हो गया तो ये भी कर लेता है बच्चा, ये भी कर लेता है, समझ में आ गया। डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला। ऐसे ही बच्चों मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं, अगर तुम ये घर पे कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ केमिकल, नहीं मेरे ख्याल से ना नेक्स्ट क्लास में अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहता है, एक बुक देना। अभी हमारा टॉपिक बचा है टेम्परेचर और डेंसिटी और उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब एक क्लास अभी और लगेगी, उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे और हमारा चैप्टर असली स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम लोगों को देखो घर पे ये पढ़ के आना चाहिए, तुमको घर पे पढ़ के आना है डेंसिटी, टेम्परेचर, रिलेटिव डेंसिटी, ये 3 टॉपिक तुम्हें पढ़ के आने हैं, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं इन तीनों पर चर्चा करूंगा, लेकिन ये पढ़कर आना, और अगर हो सके तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी थोड़ा सा देख लेना। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, अगर पढ़कर आओगे ना तो जो भी मैं समझाऊंगा वो जल्दी समझ में आएगा। अगर पढ़कर नहीं आओगे तो क्या होगा कि सारा यहीं से समझना पड़ेगा। पढ़कर आओगे तो क्वेश्चन भी आप राइज कर सकते हो, समझ गए। और फिर उसकी अगली क्लास से हमारा स्टार्ट हो जाएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाता हूँ, इसे कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बोलो जय श्री राम। कितने मिनट बचे थे?